हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के साथ सेकंड लेसन हिंदी में कैकई का अंताप गीत जो है, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, उस पर मैं तीसरी व्याख्या पर आज विस्तार से चर्चा करूंगी। और ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। 2025 में जो यूपी बोर्ड का पेपर बच्चे देंगे उसमें ये व्याख्या आनी चाहिए। आइए देखते हैं इस साल के पेपर में किस तरीके से प्रश्न इस व्याख्या से आते हैं, क्योंकि पदखंड की व्याख्या हमें 10 नंबर में करनी होती है और गद्यखंड की व्याख्या भी हमें 10 नंबर में करनी होती है। इस तरीके से हिंदी की जो व्याख्याएं होती हैं वो अच्छी स्कोरिंग करने वाले ये प्रश्न रहते हैं और इनसे दोनों व्याख्याओं से हमें 20 नंबर प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं इस साल के पेपर में मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। इस तरीके से ये व्याख्या पदखंड की आती है और इसमें ये 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरीके से 10 नंबर की व्याख्या होती है। नीचे प्रश्न दिए रहते हैं 5 और इन 5 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होता है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें कोई चॉइस नहीं दी जाती है और ये 5 प्रश्न क्रम से अटेम्प्ट करने होते हैं। जिसमें पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेम यही आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इस व्याख्या को पहचान के हमें राइटर का नाम और पाठ का नाम लिखना होता है, जिसको हम संदर्भ कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न इस व्याख्या से रिलेटेड होता है और तीसरा प्रश्न जो रेखांकित अंश है, ये अंडरलाइन आपको दिख रही है, उतने ही अंश की हमें हिंदी में व्याख्या करनी होती है अपने सरल शब्दों में। तो ये प्रश्न भी वही रहता है, चेंज नहीं होता है। बाकी के 3 जो प्रश्न होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जब भी हम पद्यांश की व्याख्या करते हो तो उसमें काव्य का सौंदर्य हमें जरूर पढ़ना होता है, क्योंकि काव्य का सौंदर्य से एक प्रश्न लास्ट वाला नीचे ही जरूर आता है। तो 3 प्रश्न इस तरीके से वही रिपीटेड प्रश्न रहते हैं, बाकी 2 प्रश्न जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आइए मैं नई व्याख्या जो आपको पढ़ाना चाह रही हूँ उसमें किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके पहले की मैं 2 व्याख्या आप लोगों के ये चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप लोग जाके चैनल पर विजिट करिए प्लेलिस्ट में और वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। आज तीसरी व्याख्या, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी है हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ये 2020 में ये व्याख्या पूछी गई थी और इससे आने वाले जो प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं इस साल आने वाली परीक्षा में, वही मैंने इसमें डाले हुए हैं। जैसे कि पहला ये प्रश्न रिपीटेड रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कविता पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित जो लाइनें हैं ये पूरी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 लाइन की व्याख्या थी जिसमें से मैंने 4 लाइनें ये इंपॉर्टेंट उठाई हुई हैं और ये 4 ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अगला, कैकई के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने करवाया। घा, कैकई के अनुसार उनके दुष्कृत को देखकर अब लोग क्या कहेंगे। इंगा, नरदेही शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से 5 प्रश्न आप लोग देख रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। अगर इनमें से आप 3 प्रश्न करते हैं तो आपको 6 अंक प्राप्त होंगे, अगर 4 करते हैं तो 8 प्राप्त होंगे और अगर पूरे आप करते हैं तो 10 अंक आपको मिलेंगे। और ये अगर आपको व्याख्या समझ में आ जाती है तो 10 नंबर ये बहुत सिंपल होते हैं, जिनको हमें रटना नहीं होता है, सिर्फ एक बार समझना होता है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर। एक प्रश्न मैंने और डाला हुआ है, ये लास्ट में, नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे। तो इस तरीके से 5 प्रश्न हुए। अब पहले का आंसर देखेंगे। पहले प्रश्न में कविता पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखना है। तो दी हुई जो लाइनें हैं हमें उनको पहचानना है और इन लाइनों के राइटर और पाठ का नाम हमें लिखना होता है, जिसको हम संदर्भ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे उत्तर का इस तरीके से पेपर में आप लोग लिखेंगे। जो भी आप प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आप डालेंगे, जैसे कि मैंने का डाला हुआ है। और यहाँ पे ये कवि का नाम और पाठ का नाम लिखना है, तो संदर्भ हम हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। जो कविताएं हैं उनको हम पद्यांश कहते हैं और जो लिखने वाला है साधारण बोलचाल की भाषा उसको हम गद्यांश कहते हैं। तो ये मैं पद्यांश आज आप लोग को बता रही हूँ। तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत मतलब दिया गया ऊपर, भारतीय संस्कृति के अनन्य पुजारी और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत। साकेत क्या है, एक महाकाव्य जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। काव्य भाग में संकलित कैकई का अनुताप, ये पाठ का नाम है आप लोगों के, शीर्षक से उद्घृत है या लिया गया है। तो पहले का आंसर ये हुआ, क्योंकि हमने जो लाइनें दी गई हैं उनको पहचाना और राइटर का नाम और पाठ का नाम लिखा। इतना जरा सा लिखने से आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न देखो 2 बार रिपीट हुआ हुआ है, हो सकता है इस साल भी आपको ये प्रश्न मिले। तो देखिए रेखांकित अंश जो दिया गया है इसकी हमें व्याख्या लिखनी है। पहले मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को बता देती हूँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने जो कैकई है और कैकई ने भारत के लिए जो भी अपशब्द
या भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए लक्ष्मण को जो भी अपशब्द या जो भी कुछ कहा है या जो भी गलत उन्होंने कार्य किया है उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे पद्यांश में जो केकई हैं वो स्वयं को धिक्कारते हुए भरत के हृदय को ना समझ पाने की जो असमर्थता उनके अंदर उमड़ रही है उसको वो व्यक्त कर रही हैं। वो आत्मग्लानि में डूबी हुई हैं और केकई कहती हैं कि अभी तक तो मानव जाति में यही कहावत प्रचलित थी, जैसा कि अभी कहावत क्या प्रचलित है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। लेकिन केकई यहाँ क्या कहने का प्रयास करें कि मेरे द्वारा जो कुपुत्र या बुरा काम हो गया है और मैंने भरत के लिए राजगद्दी मानी है और मैं भरत की मनोदशा को नहीं समझ पाई हूँ, तो इसके लिए अब एक उल्टी कहावत चलेगी समाज में और कहा जाएगा कि पुत्र तो अपने कर्तव्यों को बराबर निभाता आ रहा है लेकिन माता कुमाता जरूर बन गई है। तो वो अपने आप को धिक्कारती हुई माता को क्या कह रही है, कुमाता, क्योंकि अभी तक जो पिछले शब्द था वो हम लोगों ने कुपुत्र सुना हुआ था, कुमाता नहीं सुनी थी। तो यहाँ पे उनके कहने का तात्पर्य है कि माता को अब सभी लोग बुरा कहेंगे क्योंकि माता अपने बच्चों का जो दुख दर्द है या वो को अच्छा बुरा क्या चाहते हैं उसको वो नहीं समझ पाई हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं अपनी भाषा में ये आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, बस ये व्याख्या में आप लोग ये भी लिखेंगे ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे कि कहते आए थे यही अब नरदेही, नरदेही कहते हैं जो मानव तन धारण करने वाला मनुष्य, तो मनुष्य के लिए नरदेही शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और इसका शब्द भी लिखने के लिए आता है नरदेही शब्द, शब्दार्थ नरदेही का क्या है बताइए। नरदेही का मतलब होता है मानव तन को धारण करने वाला मनुष्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो नरदेही मनुष्य है वो माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, तो अभी तक जो कहावत थी वो क्या कहते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अब आत्मग्लानि से भरी हुई जो केकई माता हैं वो कह रही हैं अब कहें सभी यह है, अब सभी लोग यही कहेंगे और विरुद्ध विधाता और जो अभी तक चलता है उसके विरुद्ध अब सब लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा और अच्छे कर्तव्यों को निभाता रहा लेकिन माता अब कुमाता बन गई। बस इतना सा सारांश आपको याद रखना है। अब इसको अपनी भाषा में किस तरीके से लिखना है आइए देखते हैं। खा प्रसंग डालेंगे सबसे पहले, जैसे संदर्भ में पाठ का नाम राइटर का नाम लिखना होता है वैसे ही प्रसंग में इस जो पद्यांश दिया गया है इसमें किस के ऊपर चर्चा की गई वो हमें लिखना होता है। ये अच्छा प्रश्न डालने के लिए 2 लाइनें लिखनी होती हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं। क्या कहती हैं देखिए, हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितना ही अपराध कर ले किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती है और ना ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है, परंतु कुमाता कहते हैं बुरी माता को। परंतु मैंने तो अब कैकेयी आंग कहती परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है, अतः मैं लोगों के दृष्टि में एक बुरी माता हूँ, मगर मैंने यह कुकृत या दुष्कृत जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग मेरे विपरीत था जिसने मुझसे यह सब करवाया। अब तो मेरे दुष्कृत को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया है किंतु माता कुमाता हो गई है। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है भले ही माता कुमाता बन जाए। तो यही मैंने 2 लाइनें आपको अपनी सिंपल भाषा में बताई हैं। आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। आप नीचे इसमें एक चीज और देखी जाती है, काव्य सौंदर्य थोड़ा सा लिखा जाता है। इसमें जो ये कविता है किन किन चीजों को ध्यान में रखकर ये बनाई गई है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे माता और पुत्र के वास्तविक स्वरूप को यहाँ परिभाषित करने का प्रयास किया है, किसने, गुप्त जी ने। तो यहाँ पे जो चर्चा की गई है माता पुत्र के विषय में की गई है, तो 1 लाइन हम वो लिख देंगे। फिर भाषा, आपने इनके साहित्यिक परिचय में आप लोगों ने ये जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय इनका याद किया होगा, जो कि साहित्यिक परिचय आता है इंटर में। तो साहित्यिक परिचय में जो भाषा है मैथिली शरण गुप्त की वो साहित्यिक खड़ी बोली है। तो जितने भी मैथिली शरण गुप्त की आप पद्यांश की चर्चा करेंगे उसमें साहित्यिक खड़ी बोली ही लिखेंगे, ये आपका सभी में चलता है। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास है और रस जो है करुण एवं शांत है क्योंकि दुख की यहाँ पे अनुभूति हो रही है, और छंद जो है वो सवैया है, गुण प्रशांत है क्योंकि यहाँ पे शांत भावना से ये सब चीजें कही जा रही हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ 2 नंबर का। इसको आप और भी छोटा करके लिख सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन, गा कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर डालेंगे। आंसर गा कैकेयी के अनुसार ऐसे पेपर में जो भी नंबर का आप क्वेश्चन डाल रहे हैं, प्रश्न 5 का गा खा जो भी, तो जिस तरीके से मैंने गा डाला तो हम लिखेंगे कैकेयी के अनुसार उन्होंने कोई भी दुष्कृत जानबूझकर नहीं किया है, उनका भाग्य ही उनके विपरीत था जिसने उनसे ऐसा अपराध कराया। तो इस तरीके से गा का आंसर ये हुआ।
अगला चौथा प्रश्न देखेंगे, कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत को देखकर अब लोग क्या कहेंगे। 2 नंबर का ये प्रश्न है, इसका आंसर देखेंगे किस तरीके से। उत्तर घ, कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत को देखकर अब लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। ठीक है, अब अगला जो लास्ट प्रश्न है इसका वो देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। लास्ट वाले प्रश्न में नरदेही शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 2020 में प्रश्न पूछा गया था। तो आंसर डालेंगे इस तरीके से, इंगा, नरदेही शब्द का अर्थ है नर की देह धारण करने वाला अर्थात मनुष्य। तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न के आंसर आपके हो गए। इसी तरीके से आपको यूपी बोर्ड के पेपर में आंसर राइटिंग करनी है। प्रत्येक प्रश्न के आगे नंबरिंग डालेंगे, जिस नंबर का आप आंसर कर रहे हैं ये जरूरी नहीं, अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो लास्ट वाला डालिए और उसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो व्याख्याएं बिल्कुल सिंपल होती हैं, अगर आप इजीली उसको समझने का प्रयास करेंगे तो सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको आ जाएंगे।